कौन डिसाइड कर रहा है कि इंडियन रुपी आज 85 है, 86 है $1 के अगेंस्ट में? और दूसरी चीज कि इंडियन रुपी लगातार गिरता क्यों जा रहा है? रुपए की जो गिरावट हुई पिछले 2-3 महीने में, वो अकेले रुपए की गिरावट नहीं हुई। आप अगर इमर्जिंग मार्केट देखेंगे, ग्लोबल करेंसी मार्केट देखेंगे, दुनिया में इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्राजील, टर्की, ये सारी कंट्रीज देखेंगे, एवरीवेयर करेंसी जो है ना उसकी गिरावट हुई है। रुपया क्यों गिरा, इससे अच्छा है इसका आंसर अपने को मिलेगा डॉलर क्यों अप्रिशिएट हुआ। एक आम इंसान है, वो अपना सपोर्ट कैसे कर सकता है कि जो इंडियन रुपी है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे यूएस डॉलर की तुलना में? अगर इंडियंस का 25% गोल्ड परचेज डाउन होता है ना, इकोनॉमी का जीडीपी 1% से बढ़ जाएगा हर साल। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, अभी रिसेंटली यूएस में इलेक्शंस हुए और डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, तो डोनाल्ड ट्रंप का पावर में आना वो इंडिया के लिए अच्छा रहने वाला है या ख़राब रहने वाला है आपकी नज़र में? ट्रंप ने आने के बाद सबसे पहली चीज ट्रंप क्या कर रहा है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, हर एक को धमकी देते हैं ट्रंप। राइट। तो ये ट्रंप जो कर रहा है, ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम में समुद्र मंथन चालू किया है ट्रंप। एंड अगर इसमें अगर अमृत कहीं निकलेगा तो इंडिया में निकलेगा, एग्जैगरेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है सुजीत जी, जो आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स रह चुके हैं और अभी करंटली टैक्स बडी के फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम सुजीत जी से जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो इंडियन रुपी है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट लगातार गिरता जा रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो भी आप एक्सप्लेनेशन दो, जो भी हम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करें, वो आप इस वे में समझाना कि एक आम इंसान को भी समझ आए कि भारतीय रुपया लगातार गिरता क्यों जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, कि एक आम नागरिक वो भारतीय रुपये को मजबूत करने में अपना योगदान कैसे दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक से पहले आप मुझे थोड़ा सा ये समझाओ कि जो इंडियन रुपी गिरता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, जैसे हमने देखा आज से 10-15 साल पहले, या गवर्नमेंट कोई भी रही हो, लगातार इंडियन रुपी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरता चला गया है ना। एक तो मुझे आप ये समझाओ कि इसको कंट्रोल कौन करता है, कौन डिसाइड कर रहा है कि इंडियन रुपी आज 85 है, 86 है $1 के अगेंस्ट में, और ये सारी की सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है, और दूसरी चीज़ कि इंडियन रुपी लगातार गिरता क्यों जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक इंडिया में कंज्यूमर को टोमेटो और प्याज, इन दोनों के रेट्स से गवर्नमेंट भी चेंज हुए हैं, राइट। तो फिर प्याज का रेट 100 रुपये 150 रुपये तक जाता है, टोमेटो का रेट 150 रुपये 200 रुपये पर केजी तक गया था पिछले 2-2.5 साल में। आपने पढ़ा होगा, बहुत उसके ऊपर हल्ला हुआ था, राइट। तो भी टोमेटो का रेट 200 रुपये पे गया, प्याज का रेट 200 रुपये पे गया, वो महंगा हो गया। उसका रीज़न क्या था कि टोमेटो का प्रोडक्शन कम था, प्याज का प्रोडक्शन कम था और डिमांड बढ़ गई, राइट। मार्केट में अगर एक 100 टन टोमेटो है और उसको डिमांड करने वाले 100 लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति को 1 टन टोमेटो मिलेगा, राइट। लेकिन मार्केट में 50 टन ही टोमेटो है, लेकिन डिमांड करने वाले 100 ही लोग हैं। तो अभी 100 लोग वो 50 टन टोमेटो का डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली टोमेटो का रेट बढ़ेगा। एकदम ये सिंपल एग्जांपल है। सेम करेंसी मार्केट में होता है। जब रुपया डॉलर के मुकाबले 80 रुपये है, 80 से 86-87 पे आता है, इसका मतलब है कि रुपया की डिमांड कम है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। ओके। डॉलर की डिमांड ज़्यादा कब होती है, हम डॉलर कब मांगते हैं? हमारा कोई घर वाला बाहर, बेटा बेटी भाई यूएस में या कहीं पढ़ने जा रहा है, तो हमें डॉलर उसके साथ भेजने हैं। बिल्कुल। हम अगर किसी फॉरेन ट्रिप पे, यूरोप टूर पे, सिंगापुर ट्रिप पे, कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंट से हम डॉलर लेते हैं, राइट। तब हमें डॉलर बाहर भेजना है, बिल्कुल। राइट। हिंदुस्तान लीवर या फिर हुंडई या फिर जो फॉरेन कंपनी इंडिया में है, वो उनके पेरेंट कंपनी को जब पैसा भेजती है तो रुपये में तो नहीं भेजेंगी, तो डॉलर में भेजेगी, तो वो डॉलर बाहर जाता है। फिर इंडिया में जो कोई इन्वेस्टर है कि जिसने इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, वो कुछ अपना होल्डिंग बेच देता है, और बेचने के बाद वो अपने पेरेंट कंट्री में पैसा लेके जा रहा है, तो डॉलर लेके बाहर जाएगा। तो डॉलर जब इंडिया के बाहर जाता है तब डॉलर को डिमांड आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाहर मतलब घूमने जा रहा हूँ, तो मैं बैंक में 2 लाख रुपए देता हूँ और बैंक को बोलता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए का डॉलर दे दो, मुझे यूरोप टूर पे जाना है। बैंक वो 2 लाख रुपए आरबीआई को देती है,
आरबीआई को बोलते हैं कि इस बंदे को 2 लाख रुपए के डॉलर चाहिए। आरबीआई जो डॉलर देती है, वो जो हम फॉरेन रिजर्व बोलते हैं ना, इंडिया का रिजर्व 600 बिलियन डॉलर पे गया, 500 बिलियन डॉलर क्रॉस हुआ, उस रिजर्व में से वो निकालती है डॉलर और ये आप हमको देती है बैंक। तो वो डॉलर कम हो गया क्योंकि डॉलर को डिमांड आ गया और रुपए की डिमांड कम हो गई। तो अगर डॉलर की डिमांड, जो इंडिया के बाहर जाने वाला डॉलर है, उसका वॉल्यूम अगर बढ़ता है इंडिया में आने वाले डॉलर से, तो फिर डॉलर महंगा बनता है और रुपी सस्ता बनता है। राइट। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ ही टाइम में आप लगा के चलो कि डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया। तो इसके एकदम आपको क्या रीजंस लगे कि एकदम से सडन चेंज? क्योंकि ठीक है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, लगातार हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो हमने देखा कि सडन एकदम रुपी डेप्रिशिएट हुआ। तो अभी इसकी आपको रिसेंट क्या एग्जांपल्स लगते हैं, क्या कारण रहे होंगे? अभी देखिए, रुपी जो सडनली डेप्रिशिएट हुआ, वो करेंसी मार्केट जो होता है, करेंसी मतलब जो डॉलर, रुपी या फिर इंटरनेशनल जो करेंसी मार्केट है, वो आइसोलेशन में मतलब एक तरफा नहीं चलता। वो उसमें पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रेंड जो है ना, वो काम करता है। अभी रुपया जो गिर गया पिछले 2-3 महीने में, रुपया की जो गिरावट हुई पिछले 2-3 महीने में, वो अकेले रुपये की गिरावट नहीं हुई। आप अगर इमर्जिंग मार्केट देखेंगे, ग्लोबल करेंसी मार्केट देखेंगे, दुनिया में इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्राज़ील, टर्की, ये सारी कंट्रीज देखेंगे, एवरीवेयर करेंसी जो है ना, उसकी गिरावट हुई है। तो एक्चुअली ये गिरावट इंडियन रुपी की नहीं हुई है, डॉलर का एप्रिसिएशन हुआ है। राइट। डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। डॉलर क्यों रुपया क्यों गिरा? इससे अच्छा है, इसका आंसर अपने को मिलेगा डॉलर क्यों एप्रिशिएट हुआ। तो सिंपल रीजन है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि डॉलर का फ्लो अमेरिका की तरफ बहुत बढ़ रहा है। तो अमेरिका की तरफ डॉलर का फ्लो बढ़ रहा है और इंडिया से भी डॉलर का फ्लो अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। अगर चाइना से डॉलर अमेरिका जा रहा है, इंडोनेशिया से डॉलर अमेरिका जा रहा है, तो इंडिया के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। लेकिन अगर ग्लोबल फ्लो के कारण डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है ग्लोबल करेंसी में, तो इंडिया में अगर डॉलर का आउटफ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी इंडिया की रुपी उसके सामने डिप्रिशिएट हो जाएगी। यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? तो सबसे पहली चीज़ है कि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है सर, जैसे मान लो एक आम इंसान है, वो अपना सपोर्ट कैसे कर सकता है कि जो इंडियन रुपी है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे यूएस डॉलर की तुलना में? मतलब हम देखते हैं ना कि बार बार रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो बीइंग एन इंडियन हमें बुरा लगता है। तो एक आम इंडियन अपना कैसे योगदान दे सकता है कि वो इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बना के रखे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका मैं आपको एक कोरोलरी बोलता हूँ कि इंडियन रुपी के स्लाइड में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, वो कॉमन इंडियन की जो एक 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 फैंसी है कि एक लगाव है गोल्ड की तरफ, वो एक मेजर कारण है। ओके। कि गोल्ड का इंपोर्ट बहुत होता है इंडिया में। ठीक है। तो अगर कॉमन मैन को अगर हेल्प करना है रुपी का स्लाइड रोकना है, तो मेरा एक ही सुझाव है, आप फिजिकल गोल्ड का बाइंग बंद करो, ईटीएफ या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को बाय करो। फिजिकल गोल्ड को आप हाथ मत लगाओ। इंडियन इकोनॉमी में के रुपी के लिए वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो कॉमन मैन कर सकता है, वो ये है कि आप गोल्ड, फिजिकल गोल्ड का लगाव थोड़ा कम करो, और अगर इन्वेस्ट ही करना तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करो या फिर सोवरिन गोल्ड में। ये मैंने प्रणब मुखर्जी का भी एक बार स्पीच था, उसमें उन्होंने बोला था कि मैं हर इंडियन को ये सलाह दूंगा कि गोल्ड खरीदना बंद कर दो। कि वही रीज़न हो गया ना कि हम गोल्ड सारा इंपोर्ट ही हो रहा है, वो इंपोर्ट करने के लिए फिर हमें जो है वो यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो ये मैंने पहले भी सुना था प्रणब मुखर्जी के मतलब एक स्पीच में कि उन्होंने यही सलाह दी थी कि अगर आपने देखो, वही चीज़ है, इंडिया के अंदर लगाव बहुत ज़्यादा है गोल्ड के साथ, बट ये नहीं लोग समझते कि गोल्ड इंडिया में नहीं बन रहा, वो सारा इंपोर्ट हो रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और उसके एक बात है कि वो इतना आसान नहीं है। देखिए, अगर मैं कोई बंदा 10 लाख रुपए का गोल्ड बाय करता है, तो क्या करेगा? उसने 10 लाख का गोल्ड बाय किया, घर के अलमारी में रखा, या उसका ज्वेलरी बनाया, उसकी वाइफ है या जो द लेडी एट होम जो है वो शी इज़ वियरिंग दैट, और फिर बाद में तिजोरी में रख रही है, अपने पेटी में रख रही है, राइट? ऐसा हो रहा है। अगर वो 10 लाख रुपए
वो गोल्ड नहीं लेता तो क्या करता, मार्केट में इधर वो एफडी में डालता, इधर वो सिप में डालता, या ईटीएफ में या सोवरिन गोल्ड माल में भी डालता, किसी में डालता, कोई भी करता इसका, तो ये 10 लाख रुपए से इकोनॉमी में कम से कम 1 करोड़ की वैल्यू तैयार हो जाती है। राइट, तो आपने उसको डेड कर दिया उस उसको पैसे आपने को। डेड कर दिया। और मैं बोलता हूँ अगर अगर इंडियंस का 25% गोल्ड परचेज डाउन होता है ना, इकोनॉमी का जीडीपी 1% से बढ़ जाएगा हर साल। राइट। लेकिन ये इजियर सेड दैन डन है कि फेस्टिवल्स और अपने फैमिली कंसर्न्स एवढे होते हैं, बट और आजकल आप देखिए, आज नए जनरेशन में आप देखिए कि गोल्ड के लिए इतना फैसिनेशन नहीं है ना जैसा पहले था। बिल्कुल धीरे धीरे वो कंट्रोल हो साउथ इंडिया में फिर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में तो लोगों के लिए मतलब गोल्ड आज भी वैसा ही है कि अगर शादी है तो मतलब बहुत ज़्यादा ही गोल्ड देना है, वो चीज़ें हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं वो। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, अभी रिसेंटली यूएस में इलेक्शंस हुए और डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, तो डोनाल्ड ट्रंप का पावर में आना वो इंडिया के लिए अच्छा रहने वाला है या ख़राब रहने वाला है आपकी नज़र में? देखिए, इंडिया के लिए क्या अच्छा है? इंडिया के लिए, इंडिया में एफडीआई आना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना, इंडिया में फॉरेन मनी आना, ये अच्छा है। राइट। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया में आना, ये अच्छा है। राइट। तो इंडिया में बिजनेसेस आना, इंडस्ट्री आना, इंडिया में एफडीआई आना, और इंडिया के लिए कोई ग्लोबली मार्केट ओपन होना, ये 3 चीज़ें अगर हो जाती है तो इंडिया के लिए अच्छा है। हर एक गवर्नमेंट पिछले 20-25 साल से यही ट्राई कर रहा है इंडिया के लिए। अभी ट्रंप आने के बाद ना, ट्रंप आने के बाद एक्चुअली अभी पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो रिबूट में जा रहा है। मतलब पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और इंटरनेशनल, जिसको हम पॉलिटिकल ग्लोबल ऑर्डर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब क्या है कि इकोनॉमिक सेटअप, पहले सेटअप कैसा था 1991 से लेके 2021 तक का क्या सेटअप था? एक ग्लोबल सुपर पावर है यूएसए, और यूएसए के कुछ अफिलिएट कंट्रीज़ हैं जो उसके अलाइड है, राइट। एंड देर आर सर्टन देर आर डेवलप इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो है चाइना, रशिया, इंडिया, टर्की, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, एंड देन देर आर least developed or developing countries like of Africa, Asia and others, right? तो ये इकोनॉमिक एक ऑर्डर थी। इस इकोनॉमिक ऑर्डर में जो फ्यूल था इस इकोनॉमिक ऑर्डर का वो था डॉलर। डॉलर एज ए करेंसी, पूरे इस इकोनॉमिक ऑर्डर को चलाने वाली डॉलर की करेंसी थी। बिकॉज ऑफ ये डॉलर के करेंसी के कारण यूएस को बहुत बेनिफिट होता था। कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया, चाइना का ही आप एग्जांपल लीजिए। चाइना का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, और यूएस का चाइना के साथ बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रंप तो हमेशा यही बोलता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना $1 ट्रिलियन तक का है चाइना तक, लेकिन चाइना के $1 ट्रिलियन में ट्रेजरी बॉन्ड्स में, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में पैसे पड़े हैं। मतलब आप सिंपल को अगर कॉमन मैन के लैंग्वेज में अपने को देखना है तो चाइना ने प्रोडक्शन किया फैक्ट्री में, माल यूएस में बेचा, यूएस ने चाइना को डॉलर में पैसा दिया, ये डॉलर चाइना के सेंट्रल बैंक के करेंसी रिजर्व में चला गया। फिर चाइना से सेंट्रल बैंक की जो करेंसी रिजर्व है वहाँ से वो डॉलर चाइना ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड परचेस के लिए यूज़ किया, तो वही डॉलर फिर यूएस में चला गया। एक्चुअली डॉलर बीइंग ग्लोबल करेंसी का अमेरिका को ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता था। आज अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जो डॉलर बाहर जा रहा है वो डॉलर अंदर आ भी रहा है। राइट। ये पॉसिबल था बिकॉज डॉलर वाज ग्लोबल करेंसी और अमेरिका सुपर पावर के स्टेटस में थी। अभी ये जो इकोनॉमिक एंड जो ग्लोबल ऑर्डर जो है ना, इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर एंड ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर, अभी वो चेंज हो रही है। और अभी वो चेंज हो रही है, और ट्रम्प के बाद वो जो
चेंज है, उसके जो फॉल्ट लाइंस है ना, वो बहुत शार्प दिखने लगेंगे। ट्रंप ने आने के बाद सबसे पहली चीज़ ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप टैरिफ टैरिफ टैरिफ, जहाँ जाता है ट्रंप बोलता है मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा। हर एक को धमकी देते हैं ट्रंप, राइट। मैं टैरिफ लगाऊं, मैं टैरिफ लगाऊंगा। सो टैरिफ क्यों लगाना है ट्रंप को? क्योंकि टैरिफ इसलिए लगाया है कि यूएस में जो कुछ बेचा जाता है वो बाहर से आता है। उसका कहना है कि अभी एप्पल डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना, राइट। हर एक चीज जो होती है यूएस में वो बाहर से तैयार होके आती है। ट्रम्प का कहना है कि जो बाहर से तैयार होके आती है उसके ऊपर वो टैरिफ लगाएगा, तो वो चीज अगर यूएस में भी तैयार हुई तो वो कॉम्पिटिटिव बन सकती है। एंड अगर वो चीज़ यूएस में बनेगी तो यूएस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे अभी निप्पॉन स्टील, जो यूएस की एक स्टील कंपनी बाइंग के लिए जा रहा था, तो अभी ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है यूएस में। तो अभी यूएस में जो स्टील आता है वो मैक्सिमम स्टील इंपोर्ट से आता है, मैक्सिमम चाइना से आता है। अगर उस स्टील के ऊपर 25% उन्होंने $100, सपोज हाइपोथेटिकली $100 पर मेट्रिक टन रेट से स्टील आता है, अगर 25% उन्होंने ड्यूटी लगाया तो उसका रेट डायरेक्ट $125 हो गया। बिल्कुल। और अगर यूएस में उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट अगर 120, 115, $116 तक भी होता है तो भी यूएस मैन्युफैक्चरर को बेचने में $7-8 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये टैरिफ नहीं होते तो यूएस मैन्युफैक्चरर बेच ही नहीं सकता था। तो बिकॉज ऑफ दिस ये टैरिफ का जो चल रहा है, ट्रंप ने टैरिफ का जो पूरा जो नैरेटिव तैयार किया है ग्लोबली, वो नैरेटिव तैयार किया है। अब ये ट्रंप के आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि इंडियन रुपी को फायदा मिलेगा अगर फायदा मिले डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। हाँ। तो अब ये पूरा जो नैरेटिव है ये पूरा टैरिफ का उसने तैयार किया। अभी इंडिया को अगर हम फर्स्ट ग्लांस में देखेंगे तो इंडिया को इसका तोटा होगा शॉर्ट टर्म में, 100% शॉर्ट टर्म में तोटा होगा, क्योंकि इन शॉर्ट टर्म में उसका नुकसान होगा, शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। सिंपल रीज़न ये है कि इंडिया का फार्मा का एक्सपोर्ट बहुत है, यूएस में जा रहा है। राइट। अगर ड्यूटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका प्रेशर आ सकता है, या फिर बाकी भी इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस चीज़ों के ऊपर थोड़ा शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ सकता है। लेकिन वो प्रेशर सिर्फ इंडिया के ऊपर ही नहीं आ रहा, वो टैरिफ सब जगह वो लगा रहा है। उस टैरिफ में आई थिंक इंडिया को कुछ पॉइंट्स हैं निगोशिएशन के यूएस के साथ, जिससे इंडिया को कंपैरेटिवली अच्छी डील मिलेगी। और उसी अभी जो लास्ट 2-3 हफ्ते में जो हुआ, या मोदी जी गए थे उसके बाद भी जो हुआ, तो उससे यही इंडिकेशन आ रहा है कि इंडिया को जो डील मिलेगी यूएस में टैरिफ में, कंपैरेटिवली वो अच्छी होगी। शॉर्ट टर्म में इंडिया को जो है वो प्रॉब्लम आएगा, और उसी के कारण ये स्टॉक मार्केट या रुपये का स्लाइड, ये सारी इंडिकेशन दिख रहे हैं। लेकिन मीडियम टर्म में आप मुझे पूछेंगे तो इंडिया इज ऑन स्वीट स्पॉट। ओके। रादर इंडिया को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ओपन करेगा। ओके। क्योंकि ट्रम्प जो है ना, वो एक समय सबको एंटेगोनाइज नहीं करता, ट्रम्प सबके साथ दुश्मनी नहीं कर सकता है। अभी ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल इकोनॉमी जो ना वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ मिली हुई है। आप डायरेक्टली आप ये सारे संबंध तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक एल्यूमिनियम शीट्स जो होती है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, उसका डेट्रॉयड में एक मैन्युफैक्चरर है, उसके रिलेटेड एक न्यूज़ आया था फाइनेंशियल टाइम्स में कि वो कनाडा से इंपोर्ट करते थे सेमी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, और वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर था, लोकल यूएस का ही था, वो उसको वहाँ पे प्रोसेस करता था और कार मैन्युफैक्चरर को बेचता था। अभी उसका कहना था कि उसने, ट्रम्प ने बोला कनाडा और मेक्सिको के ऊपर भी 25% टैरिफ लगेगा, उसने ऑलरेडी वो अनाउंस किया। अगर कनाडा के ऊपर और मेक्सिको के ऊपर इतना टैरिफ लगता है तो वो जो उसका रॉ मटेरियल कनाडा से आ रहा है वो 25% महंगा हो गया। बिल्कुल। राइट।
नाफ्ता, नॉर्थ अटलांटा ट्रेड एग्रीमेंट, जो नाफ्ता करके एक ट्रेड एग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिका का ट्रेड एग्रीमेंट, उसके कारण कनाडा और यूएसए एक इकोसिस्टम बना है, और मोस्टली डेट्रॉयट एंड सराउंडिंग एरिया में ऑटो सेक्टर में। अभी 25% ट्रम्प ने रेट लगाया कनाडा के ऊपर और मेक्सिको पे ऊपर, तो इमीडिएट जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर है यूएस के खुद के, वो अनवायबल हो गए ना, बिल्कुल, उनके बिजनेसेस बंद भी हो सकते हैं। राइट, इट इज अ टू एज सोर्ड विच ट्रम्प इज डूइंग। राइट, तो इसके कारण अमेरिका ने ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, इसलिए अमेरिका को फायदा ही फायदा होगा, और सारी इंडिया को, चाइना को, सबको नुकसान ही नुकसान होगा। इतना सिंपल एक कैलकुलेशन नहीं होने वाला। ये समुद्र मंथन है, और जब समुद्र मंथन होता है तभी अमृत निकलता है, उसके साथ पॉइजन वो भी निकलता है, और विष निकलता है, अमृत भी निकलता है उसके साथ। तो ये ट्रम्प जो कर रहा है, ट्रम्प ने ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम में समुद्र मंथन चालू किया है ट्रम्प ने, राइट, एंड अगर अमृत कहीं निकलेगा तो इंडिया में निकलेगा, एग्जैगरेशन नहीं है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन टू दैट, क्योंकि इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है बहुत स्ट्रांग है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब क्या? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब कि इंडिया में जो खर्चा हो रहा है, वो खर्चा होने के लिए पैसा तैयार हो रहा है क्या? इंडिया का जो टैक्स है, वो टैक्स का जो कर की जो राशि आ रही है, वो राशि इंडियन इकोनॉमी के एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरे करने के लिए सफिशिएंट है क्या? मनी फ्लो का मैनेजमेंट, मतलब सिंपल लैंग्वेज है, रुपया यहाँ से आता है, रुपया यहाँ जाता है, इसको जो बोलते हैं ना, ये जो अरेंजमेंट होता है, ये बहुत स्ट्रांग है। कोविड के बाद इंडिया ने बहुत सही तरीके से इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया है। कोविड के समय मैंने भी कुछ पोस्ट लिखे थे कि गवर्नमेंट लोगों के हाथ में 10-10 हज़ार रुपये क्यों नहीं दे रहा, लेकिन अगर वो करते गवर्नमेंट तो सुसाइडल स्टेप हो जाती वो इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिसने ये चीज़ को डिजिस्ट किया करने को, एंड दैट्स वाई शक्तिकांत दास एज अ आरबीआई गवर्नर इज सो मच रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग स्टैंड दैट टाइम। तो कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी और इंडियन इकोनॉमी मतलब क्या है कि रुपया का जो मैनेजमेंट है या फिर प्राइस का जो हैंडलिंग है, वो बहुत बहुत कंट्रोल्ड वे से हुआ, बहुत सही तरीके से हुआ, और एट द सेम टाइम फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स भी हमारे मेंटेन हुए हैं। रुपया का स्लाइड भी कंट्रोल वे से हुआ, 3 महीने में रुपया स्लाइड हुआ है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट के या बाकी ग्लोबल आप अदर कंट्रीज़ के मुकाबले आप देखोगे तो वो कंट्रोल वे से हुआ है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है, जो इकोनॉमी को अंदर से तंदुरुस्त बनाने वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिया के बहुत स्ट्रांग है, और आज स्ट्रांग नहीं है, पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली स्ट्रांग है। और इसके कारण अलॉन्ग विद दैट ये जो ग्लोबल, जो ट्रम्प ने जो पूरा एक डिसरप्ट किया है, ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम को जो डिसरप्ट किया है, उसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन का जो विकेंद्रीकरण होने वाला है, वो इंडिया की तरफ 100% आएगा। इसका मैं एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कैसे होगा। 3-4 साल पहले नोएडा के बाजू में सैमसंग का फैक्ट्री आया था मोबाइल का, राइट, और तब सब बोल रहे थे कि एक फैक्ट्री से इंडिया में थोड़ी मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस होगा, वियतनाम कितने आगे चला जा रहा है, ये वो ऐसा हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो 90% हमारा जो मोबाइल फ़ोन सेल होता है इंडिया में, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है। वो कई साल पहले ऑलमोस्ट 90% इम्पोर्टेड था, अभी 90% इंडिया में। अभी आप देखेंगे तो एप्पल ने 3 साल पहले इंडिया में एक्सपेरिमेंट चालू किया मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का। तब भी नेसेयर्स जो थे, निगेटिव थिंकर्स, निगेटिव माइंडसेट का जो थॉट्स जो चल रहा था, वो ये चल रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, इंडिया के लेबर लॉज ऐसे हैं, इंडिया के लैंड लॉज ऐसे हैं, इंडिया में लेबर प्रोडक्टिव नहीं है, इंडिया में वुमेन कैनॉट वर्क एट अ डिफरेंट लोकेशन बिकॉज ऑफ सर्टन फैमिली इश्यूज़, जो ये बहुत सारे इश्यूज थे। आज क्या कंडीशन है तमिलनाडु में, आप देखिए फॉक्सकॉन या टाटा ने अभी
टाटा भी एंटर हुआ है, टाटा ग्रुप मोबाइल एप्पल मैन्युफैक्चरिंग में। इट इज़ बिकमिंग ए सुपर सक्सेसफुल नाउ। अभी एप्पल इंडिया में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का भी इकोसिस्टम ला रहा है। मारुति सुजुकी ने 1980s में किया था, ऐसे ही होता। आज आप गुड़गांव के आसपास के ये मानेसर दिल्ली एरिया में आप जाओगे तो ऑटो कंपोनेंट में ऐसे 500 करोड़ 300 करोड़ वाले छोटे छोटे बिजनेस सैकड़ों में तैयार हुए हैं। वो कैसे तैयार हुए हैं? वो 1980s में जब मारुति इंडिया में आया तो धीरे धीरे इकोसिस्टम तैयार हो गए। राइट। लाइकवाइज अभी तमिलनाडु में या फिर तेलंगाना में, कर्नाटका में, यहाँ ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम तैयार हो रही है। और धीरे धीरे ये ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसका विकेंद्रीकरण होके वो इंडिया के तरफ आएंगे। इंडिया में स्टेबल पॉलिटी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में लेबर की जो कॉस्ट है वो इतनी कम है कि लेबर के जो इश्यूज है वो इश्यूज हैंडल करने का प्रेशर वो दे कैन सस्टेन दैट प्रेशर, क्योंकि कॉस्ट कम होता है। देखो 2 रुपये आपका बच रहा है ना, तो थोड़ी तकलीफ सहन करने में किसी को कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि इंडिया का जो लेबर का कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट, मैं मतलब बांग्लादेश अगर छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता वियतनाम, कंबोडिया, लाओस ये कंट्रीज भी इंडिया को मैच करेगी लेबर कॉस्ट को। इतना लेबर कॉस्ट कम है इंडिया में। तो लेबर कॉस्ट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ रहा का धीरे धीरे तैयार हो रहा है। और कॉम्पिटिटिव जो नेस जो डेवलप हुआ है ना कंट्रीज में, मतलब ये जो मेजर इकोनॉमीज है इंडिया की, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तो अभी इवन मध्य प्रदेश एंड पंजाब, तो ये सब एक दूसरे में अभी कंपटीशन लग रहा है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट मेरे स्टेट में आएगा या बड़ा प्रोजेक्ट उस स्टेट में। आपने कभी इंडिया में कोई इलेक्शन देखा है इससे पहले कि प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में नहीं आ रहे? ये इलेक्शन का कभी इशू बना था आज तक? नहीं। अभी बन रहे हैं। राइट। हमारे स्टेट से प्रोजेक्ट जा रहे हैं या हमारे स्टेट में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इलेक्शन के इश्यूज बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है वो बदल रहा है। तो टू कंक्लूड दिस इशू कि ट्रम्प के ने जो टैरिफ के कारण जो ट्रेड सिस्टम डिसरप्ट किया है, उसके कारण इंडिया को शॉर्ट टर्म में थोड़ा तकलीफ होने वाला है। लेकिन मीडियम टर्म में आप देखेंगे, 2-4 साल के पीरियड के लिए आप देखेंगे तो इंडिया के लिए ये बेस्ट पीरियड होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट पीरियड फॉर इंडिया, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई होके कहाँ जाएगी? वियतनाम इज नॉट इवन 1/10 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वियतनाम सस्टेन नहीं कर सकता। वियतनाम का जो ग्रोथ हुआ ना, वो क्या हुआ है, चाइना में जो मैन्युफैक्चर है वहाँ तो बाय रोड वियतनाम में जा सकते हैं। वहाँ पे चाइनीज करेंसी जो है ना, कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं, चाइनीज करेंसी में ट्रांजैक्शन चलता है। तो उनके लिए तो, और उनका बोलते हैं ना रोटी बेटी व्यवहार है, मतलब शादी इधर उधर होते हैं, तो वो दे आर यूजिंग वियतनाम एज देयर आउटपोस्ट। तो वियतनाम का जो ग्रोथ हुआ है कैमोफ्लेज करके भी हुआ है कि कोई चाइना से किसी सप्लाई चेन में कोई चाइना से कोई प्रोडक्ट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया यूरोप में, तो वो फैक्ट्री चला गया वियतनाम में, और वियतनाम से उसका प्रोडक्शन होके चला गया। तो वियतनाम या फिर बाकी कोई कंट्री जो है ना, वो चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस को आपको रिप्लेस करना है ना, तो इंडिया के सिवा उनको, अमेरिका को सोल्यूशन ही नहीं है। और इसी के कारण ट्रम्प बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त भी चाइना वो इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और अभी भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुझे लगता है कि ये सारे डिसरप्शन का बेनिफिट इंडिया को होगा। और इसके कारण जो China+1 और एनीथिंग बट चाइना, ये जो पॉलिसीज़ है, ये पॉलिसीज़ के कारण इंडिया में ये जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, जो विकेंद्रीकरण होने वाला है, इसका बेनिफिट 100% इंडिया को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जीडीपी का ग्रोथ और मार्केट का ग्रोथ दोनों में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। राइट। 6 महीने 1 साल लगेगा उसके लिए। राइट। धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ेंगी, इमीडिएट नहीं होगा। राइट। और कुछ चीज़ें आप देखते हो सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कुछ फ्लक्चुएशन जो आपको लगता है आप ऑडियंस के साथ डिस्कस करना चाहो?
देखिए, और एक मेजर इंटरनेशनल में जो अभी जो एआई का जो एक नैरेटिव चल रहा है, उसके कारण एक बहुत बड़ा एक एक डर तैयार हुआ है। मैं जब कुछ लोगों से जब मैं बात करता हूँ स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो एक डर निर्माण तैयार हुआ है कि मतलब कि आगे इसका इम्प्लीकेशंस कैसा होगा, ओके। जॉब के ऊपर क्या होगा। क्योंकि हमारा भी इंटरनल जब टैक्स बडी की जो टेक टीम में हम एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे, तो जो नॉर्मल केस में 4 महीना लगता वो प्रोडक्ट तैयार करने में, वो एआई से कोडिंग और एआई से मेजर वर्क करने के बाद 21 दिन में हमारे टीम ने वो प्रोडक्ट तैयार करवा दिया। तो पॉइंट ये है कि एआई का जो ग्लोबल जो ट्रेंड चल रहा है, टैरिफ से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। अगर तकलीफ होगा तो टेक्नोलॉजी, सी टी इज़ फॉर टेक्नोलॉजी नॉट फॉर टैरिफ। सी टैरिफ जो है कि मैं टैरिफ, ट्रम्प कुछ भी बोले, टैरिफ रखने से प्रोडक्शन बढ़ेगा और टैरिफ न रखने से प्रोडक्शन कम होगा, इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता। यूएस से मैन्युफैक्चरिंग जो बाहर गया है वो 1980s से स्टार्ट हुआ है। जब 1980s में जापानीज कंपनीज ने यूएस के कंपनीज को टक्कर देना चालू कर दिया, तब यूएस की कंपनीज अनकॉम्पिटिटिव बन गई। तब उन्होंने यूएस से मैन्युफैक्चरिंग उठाया और मलेशिया, थाईलैंड एंड कोरिया एंड फिर चाइना, इस प्रकार उन्होंने वो जर्नी किया। तो दैट स्टार्टेड इन 1980s। तो ये जो सप्लाई चेन अमेरिका से बाहर गया है, उसका कोई तो रीज़न है, राइट। कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो जापान का था वो अमेरिकन इकोनॉमी कंपनीज वेयर नॉट एबल टू सस्टेन, तब उन्होंने वो मैन्युफैक्चरिंग ये बाहर के कंट्रीज में चला गया। अभी ट्रम्प क्या बोल रहा है कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग फिर अमेरिका में वापस आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो सकता। मोहम्मद तुगलक ने भी दिल्ली से दौलताबाद को कैपिटल लाया था, 4 साल में फिर वो दिल्ली को चला गया। इतना आसानी से ये चीज़ें नहीं होती, राइट। क्योंकि अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया डेट्रॉइट का, कि कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, तो यूएस की खुद की एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अभी अनवायबल बनने लगी है, राइट। तो यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाने की पॉसिबिलिटी इससे तैयार हो सकती है। तो आने वाले 1.5 साल में चीज़ें बहुत हेवायर जा सकती है, बहुत डिफिकल्ट हो जा सकती है। इंडिया विल बी एट बेनिफिशियल पोजीशन, लेकिन एज आई सेड कि इंडिया में एआई का इम्प्लीकेशंस कैसा होगा, क्योंकि इंडिया में मेजर आप देखिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के कारण बहुत जॉब क्रिएशन हुए हैं, राइट। और अभी जीसीसी जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो होते हैं, अलग अलग कंपनियों ने अपने खुद के सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में तैयार किए हैं, ग्लोबल फॉर्चून 500 कंपनी, बड़े कंपनी ने। तो इंस्टेड ऑफ वो एयरबस ने इन्फोसिस को काम देने के बजाय एयरबस इंडिया में खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कर रहा है, इसको जीसीसी बोलते हैं। तो ये जीसीसी इंडिया में आ रहे हैं, जिससे जॉब क्रिएट हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनके कारण सॉफ्टवेयर डेवलप सर्विसेज की जो इकोसिस्टम तैयार हुई, उसमें हमारे यहाँ जॉब तैयार हुए। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, इसके कारण जॉब्स तैयार हो रहे हैं। अभी ये सारे जॉब्स एआई के कारण एक क्वेश्चन मार्क में आए कि इसका आगे क्या होगा, राइट। ये इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें नए जॉब्स जो तैयार होने वाले हैं उसको स्किल सेट भी एक्वायर करना है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को। तो ये रीस्किलिंग, रीस्केलिंग, हाउ टू टैकल विथ एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक बड़ा रिस्क आया है, उसको कैसे टैकल करें, ये मेजर क्वेश्चन है। करेंसी का डिप्रिसिएशन जो है ना, वो कॉमन मैन क्या होता है, वो बहुत इजी होता है बात करना, राइट। तो इसलिए वो हॉट टॉपिक होता है, लेकिन उसका ज़्यादा इम्प्लीकेशन जो कॉमन मैन को नहीं होने वाला। वो तो करेंसी ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा, अप्रिशिएट होगा, इसका इम्प्लीकेशन ज़्यादा कॉमन मैन को नहीं होगा। अगर कॉमन मैन को रियल अगर कोई मैटर करेगा इंटरनेशनल ट्रेंड में, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार इस चीज़ों को हैंडल कर इम्प्लीकेट कर रहा है। मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि जब कभी भी नया टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड आता है, तो सबसे पहले रिस्क आ जाती है एग्जिस्टिंग जॉब मार्केट पे।
अब देखिए 1990s में भी जब कंप्यूटर आ गया था तब सब बोल रहे थे ये काम सब कंप्यूटर करेगा, तो टाइपराइटर के जॉब चले गए, तब स्टेनो के जॉब चले जाएंगे, फिर सब लो लेवल के जॉब चले जाएंगे। जॉब चले गए क्या? गए, जॉब चले गए, नए जॉब भी क्रिएट हो गए, ज़्यादा ही क्रिएट हुए। अभी क्या होगा? एआई के कारण, एआई जो है ना, एआई इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रिसिटी। अभी आज हम यहाँ बैठे हैं तो हर एक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पावर कर रही है। इवन कैमरा पावर कर रही है, इवन माइक को पावर कर रही है, इवन कंप्यूटर को पावर कर रही है। तो एआई इज़ बिकमिंग न्यू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे स्टीम इंजन के बाद का मेजर इनोवेशन था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद का मेजर इन्वेंशन था इंटरनेट, और इंटरनेट के बाद का मेजर इन्वेंशन है एआई। इसका रीज़न है स्टीम पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट। ये तीनों चीज़ें ऐसी थी कि वो खुद में प्रोडक्ट नहीं थे, उनके कारण एक नए प्रोडक्ट की एक इकोसिस्टम तैयार हो गई थी। लाइकवाइज एआई जो है ना, एआई में आप एलएलएम देखिए या फिर ये जनरेटिव एआई के जो टूल्स है वो देखिए, वो सब कमोडिटाइज हो रहे हैं। अभी डीप सीक ने तो ओपन सोर्स कर दिया। जो ओपन एआई चैट जीपीटी बेच रहा था पैसा देके, डीप सीक ने तो ओपन एआई कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया। तो ये कमोडिटाइज हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के टाइप एक ट्रेंड तैयार हो रहा है। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो इकोसिस्टम तैयार होने वाली है, उस इकोसिस्टम में जॉब्स तैयार होंगे, और उस जॉब्स का स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। एग्जिस्टिंग 100 जॉब निकल जाएंगे, नए 120 जॉब तैयार हो जाएंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग जो 100 लोगों के जॉब जा रहे हैं, उनमें से 20-25 लोग ऐसे होंगे कि जिनमें रीस्किलिंग के प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो दे विल फेस प्रॉब्लम। तो अभी इसलिए इंडिया में एक ही ऑप्शन है कि स्किलिंग रीस्किलिंग जो है वो वॉर फुटिंग पे करना है, न्यू रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है। मुझे लगता है धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारे जॉब चले जाएंगे और एआई सारे जॉब करेंगे, ऐसा नहीं। हरे अभी एजेंटिक एआई और ये बहुत सारी चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएंगे। राइट जो कंप्यूटर और इंटरनेट के वक्त हुआ था वैसे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चर्निंग होगा, बट इंडिया इज एट स्वीट स्पॉट। ओके, हर फील्ड में इंडिया इज एट स्वीट स्पॉट। यूर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एकदम स्ट्रांग है। ग्लोबल न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर और ग्लोबल न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर में इंडिया को ग्रो करना ग्लोबल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया ग्रो नहीं होगा तो ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी। ग्लोबल ग्रोथ जो है ना, वो 1960s 1760s 30 1940s 50s 60s में अमेरिका ने पूरी दुनिया को ग्रो किया। 70s 80s में जापान के कारण पूरा दुनिया ग्रो हुआ। फिर 90s 2000 और 2010 का जो डिकेड था, इसमें चाइना वाज द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो अभी नेक्स्ट 10-15 साल दुनिया में अगर इंडिया ग्रो नहीं होगा, आप जस्ट कंडीशन देखिए, इंडिया 3 to 4% से ग्रो होगा नेक्स्ट 20 ईयर्स, ग्लोबल इकोनॉमी कैन नॉट सस्टेन दिस। तो ये जो टेलविंड है ना, ये इंडियन इकोनॉमी को प्रोपेल करेगी। जॉब क्रिएशन इज़ द चैलेंज, वो हम कैसा टैकल करेंगे इसके ऊपर सब डिपेंड है। ओके, ठीक है सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अभी के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।